राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज की जो जीके पीवाईक्यू सीरीज़ की रहने वाली है हमारी, वो रहने वाली है 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर फर्स्ट के 25 क्वेश्चंस। और जैसा कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, मैं आपको हर कॉन्सेप्ट जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और जितना हम डिस्कस कर चुके हैं वो साथ में रिवीजन करते हुए 2-3 फैक्ट हम एक्स्ट्रा देखते हुए चलेंगे। तो बिना कुछ देरी करे आज का ये सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बढ़ते हैं अपने जो थीम श्लोक है हमारा, उसको एक बार मन में 2 मिनट साइलेंटली दोहरा लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोएम द रामचरित रिटन बाय साध्यकार नंदी। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि रामचरित जो है वो संध्यकार नंदी ने लिखी है ना। अब देखो, आपके पास ऑप्शन है गोपाल, देवपाल, रामपाल, धर्मपाल। अब तो उसके नाम में ही लिखा हुआ है रामचरित, राम के बारे में। तो किसके बारे में हो गया? रामपाल के बारे में होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि हर्षचरित्र जो है, जो हर्षवर्धन के बारे में थी, हर्षचरित्र चरित्र वो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी, उनके कोर्ट पोएट ने, है ना। वैसे ही रामचरित किसके बारे में होगी? रामपाल के बारे में होगी। और लिखी किसने? सत्यकार नंदी के बारे में। और आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो ये पाल डायनेस्टी के रूलर्स हैं, इन्होंने क्या क्या बनवाया। जैसे गोपाल ने जो है बनवाया था उदांतपुरी, जैसे, है ना। और रामपाल ने बनवाया था जागादार यूनिवर्सिटी। धर्मपाल ने बनवाई थी सोमपुरी की। और विक्रमशिला भी इन्होंने बनवाई थी, ये पता होना चाहिए, है ना। और अच्छा, हाँ, नंदा के बारे में, नंदा के वैसे नालंदा के बारे में तो सबको पता ही होगा, ठीक है। किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी गुप्ता रूलर ने, जो थे कुमार गुप्तवन। अच्छा, बनवाई तो इन्होंने थी, लेकिन हमने पिछले सेशन में ये डिस्कस किया था कि इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था। तो याद होगा आपको कि जब डिस्ट्रॉय जो मोहम्मद गौरी था, जब वो चला गया था तो अपने 4 स्लेव छोड़ गया था। उसमें से एक स्लेव का नाम था बख्तियार खिलजी, जो कि रिस्पॉन्सिबल था नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए। बख्तियार खिलजी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, विच ग्रुप ऑफ यूटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? पुडुचेरी, दिल्ली या अंडमान एंड निकोबार? पुडुचेरी, लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार? चंडीगढ़, पुडुचेरी। तो आपको पता है कि पुडुचेरी तो सबसे आगे आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, है ना। अब पुडुचेरी, दिल्ली या अंडमान, या पुडुचेरी, लक्षद्वीप या अंडमान। तो इसका आंसर आ जाएगा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान। इनका है हाईएस्ट सेक्स रेशियो, है ना। अच्छा, जब हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं तो आपको ये बताना है कि 2001 में कितना था और 2011 में कितना था। तो ये था 933 और 2011 में कितना था? 943। सेक्स रेशियो तो बढ़ा था, लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो घटा था। वहीं हम इस सेक्स रेशियो की हम बात कर लें अगर यूटी में, स्टेट में, यूटी में और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तीन बात कर लेते, कहाँ पे हाईएस्ट था और कहाँ पे लोवेस्ट था, ये देख लेते हैं, ठीक। ठीक, तो हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो किस स्टेट में पाया गया था? तो वो पाया गया था केरला में, ये आपको पता है। कितना था? 1084। लोएस्ट के कहाँ था? हरियाणा में, ठीक है, 879। और यूटी की बात करें तो अभी देखा हमने पुडुचेरी हाईएस्ट है। पुडुचेरी कितना है इसका? 1037। ये बहुत बार पूछा गया पुडुचेरी वाला, तो याद रखेंगे 1037। और लोएस्ट है दमन एंड दीव का, दमन एंड दीव का कितना है? 618। वहीं हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो जाहिर सी बात है पुडुचेरी में हाईएस्ट है, तो पुडुचेरी की डिस्ट्रिक्ट आएगी माहे, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रिक्ट है दमन, तो यहाँ पे लोवेस्ट है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए।
ठीक है। साथ साथ हमें पता होना चाहिए चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में, जो कि जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। चाइल्ड सेक्स रेशियो, और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि 0 से 6 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं। 2001 में कितना था ये, और 2011 में कितना था। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2001 में जितना था उससे कम हुआ है। तो 2001 में 927 था, और 2011 में ये कम होकर 919 हो गया था। ठीक है। कहीं और जो बजट जो होता है उसमें 914 भी मेंशन है, तो दोनों चीज़ आप नोटिस कर लेंगे। ठीक है। अब वहीं हम बात कर ले हाईएस्ट और लोवेस्ट की। हाईएस्ट और लोवेस्ट की भी यहीं बात कर लेते हैं। मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में आपकी बात जो है वो चढ़ ही जाए। ठीक है। तो हाईएस्ट किस स्टेट में चाइल्ड सेक्स रेशियो था, तो ये था मिजोरम में। ठीक है। और लोवेस्ट कहाँ था, लोवेस्ट था हरियाणा में। ठीक है। और यूटी के मुकाबले यूटी में था लाहौल एंड स्पीति वैली। लाहौल एंड स्पीति कहाँ पे है ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और लोवेस्ट की बात करें यूटी में, तो वो था झज्जर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, अभी रिसेंट में मैं कौन सा देख रहा था, उसमें मतलब कि एडोलसेंट सेक्स रेशियो भी पूछा गया था। मतलब एडोलसेंट जो है पॉपुलेशन कितनी है टोटल पॉपुलेशन की, तो 20.9% है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। अब जब यहाँ पर डायमेंशन की बात की, पहली बात तो यह है फिजिक्स का सवाल, और डायमेंशन का मतलब क्या है, जितनी फिजिक्स की क्वांटिटी होती हैं उनको तीन डायमेंशन में बांटते हैं। जैसे कि एक को बोलते हैं मास, लेंथ और टाइम। इन तीनों के उस पे बेस पे हम हर क्वांटिटी को तौलते हैं या फिर नापते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो इनसे पूछा कि किसका डायमेंशन सेम है, तो जाहिर सी बात है जिसकी यूनिट सेम आएगी उसका डायमेंशन सेम आएगा। आपको पता है, जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम, वर्क। आपको पता है वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इसका बन जाएगा मास एक आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट एक, यहाँ लेंथ की बात की यहाँ पे की गई है, और एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक बार लेंथ यहाँ पे आ गई तो L2 हो जाएगा, और डायमेंशन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब टाइम। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। वहीं हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी सेम है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है जो रोटेशनल वर्क फोर्स लगता है ना, उसको बोलता है टॉर्क। तो उसको क्या होता है, वो भी होता है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है इनटू फोर्स। सेम ही हो गया, तो इसका भी यही पड़ जाएगा। तो जो दोनों की यूनिट सेम पड़ गई तो उसका डायमेंशन भी सेम होगा। ये चीज़ भी आखनी है। ठीक है। वैसे हम और बात कर लें अगर, और डिफरेंट चीज़ों देख लें हम, जैसे कि एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है लेंथ इंटू लेंथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड मान लो, या फिर मतलब ए स्क्वायर मान लो। दो बार मतलब कि क्या है, यूनिट देखा ना, यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या फिर मीटर स्क्वायर होगी, मतलब दो बार एल की बात की गई है। तो बाकी सब जीरो हो गए, और एल दो बार हो गया। क्लियर। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 3 बार ये कुल मिला के सेंटीमीटर क्यूब बनता है, या फिर मीटर क्यूब बनेगा, है ना। तो मतलब 3 बार लेंथ की बात कर रहे हैं, तो 3 बार लेंथ की पावर 3 हो जाएगी, और बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इस तरह से आप डायमेंशन कैलकुलेट करते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, देखो यहाँ पे भी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी की यूनिट जो होगी अपॉन डेंसिटी की यूनिट जो होगी दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो इसलिए ये डायमेंशन लेस होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हो। यहाँ पे देखो फोर्स की जैसे बात करें, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक तो मास आ गया, मास आने केजी में आ गया, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर यानी कि इसको बोलेंगे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मतलब क्या है, एक बार मास बढ़ गया तो मास की हमने एक बढ़ा दिया, और मीटर का मतलब क्या है, एक बार लेंथ की बात की तो एक बार लेंथ की बात कर ली। अब अपॉन में एस स्क्वायर है, अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, मतलब टाइम जो है, टाइम का जो पावर है 2 है, लेकिन अपॉन में है तो -2 इसकी पावर होगी, तो ये डायमेंशन बन गई।
इस तरह से हम जो है किसी भी चीज़ की फिजिकल क्वांटिटी की हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, ये रखेंगे आप ध्यान, ठीक है। और इन सब की याद कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे। जैसे वर्क की यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है मैंने, आप जैसा आपको बताया अभी निकाल के, m1 l2 t-2, सेम चीज़ टॉक की हो जाएगी, क्योंकि टॉक भी एक तरह से सर्कुलर वर्क, क्या बोलते हैं, रोटेशनल वर्क भी उसको ही टॉक बोलते हैं, है ना। जो एक जैसे एक घूम रही है चीज़, है ना, उसके ऊपर जो वर्क हो रहा है उसको टॉक बोलते हैं, बेसिकली ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछता है, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइस बाय विच ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा थी, ये तो सबको पता है, ठीक है। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और ये कब लेके आया था, ये लेके आया था 1848 में। और सबसे पहले किसने अपनाया था, सतारा ने। सतारा, इस तरह से हम जाते हैं, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, संबलपुर, जैतपुर, फिर उदयपुर, झांसी, और फिर अवध। कब कब किया था ये पूछता है। सतारा किया था 1848 में, अपना लिया था इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और जिसको हिंदी में हड़प नीति बोलते हैं, ये 1849 में, और ये भी 1849 में, ठीक है। ये 1852 में, झांसी में 1853 में, और इसमें 1856 में। बेसिकली हड़प नीति थी क्या, अगर किसी राजा का जो कोई किंगडम को संभाल रहा है उसका बेटा नहीं होता है, तो वो अडाप्ट वगैरह नहीं कर सकता, और उसका मतलब कि जब उसका राज्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो जो किंगडम है वो ब्रिटिश सरकार के अंदर आ जाएगा, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो ये बेसिकली हड़प नीति थी, ये इन्होंने दिमाग लगा के मतलब कि लगाया था। लॉर्ड मेयो की बात करें तो आपको पता है कि पहला जो इनकम्प्लीट सेंसस है वो इनके टाइम पे हुआ था। इनकम्प्लीट सेंसस कब हुआ था, 1872 में, ठीक है। और इनके टाइम पे ही स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना, जो कि काउंट ये सेंसस कैलकुलेट करने के लिए, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जो बड़ी मतलब कि जो कहानी है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि इनकी जो डेथ हुई थी ये पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। पोर्ट ब्लेयर ये गए थे जेल, ठीक है। वहाँ पे एक शेर अली नाम का बंदा था, शेर अली खान है ऐसे कुछ नाम है, शेर ऐसे कुछ नाम था उसका, उसने चाकू मार के जो है मेयो चाकू मार दिया था, और वहीं पे उस मेयो की डेथ हो गई थी, ये पता है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी आपको पता होगा कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ये उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे जो है आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, जिसमें जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स जो है वो ख़त्म कर दी गई थी, और क्या बोलते हैं जो क्राउन रूल था वो लागू कर दिया था। वहीं हम वेलेस्ली की बात करें तो वेलेस्ली के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। वेलेस्ली के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये लेके आया था सब्सिडी अलायंस, ठीक है। किसके डर से, सीपू सुल्तान के डर से, क्योंकि सीपू सुल्तान के जो फ्रेंच रिलेशन थे वो अलायंस बहुत अच्छे हो रहे थे। तो ये लेके आया कि भाई जो भी मतलब कि अगर क्या बोलते हैं ब्रिटिश सरकार के अंदर ये अलायंस साइन करेगा, उसमें जब भी उनका युद्ध वगैरह होगा तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे और आर्मी वगैरह देंगे, सपोर्ट वगैरह करेंगे। लेकिन दिमाग लगा के इसने जो किया था कि जो आर्मी आएगी ब्रिटिशर्स की, उसका खर्चा भी उसी किंगडम से, उसी प्रोविंस से जाएगा, ये वो खाना दिखाना। बहुत सी इसने मतलब ब्रिटिशर्स ने बहुत दिमाग लगाया भाई। ये 1798 में आया था। पहली जो रीजन था जिसने अपनाया था वो था हैदराबाद, दूसरा मैसूर, और तीसरा अवध, ठीक है। कब कब, ये 1798 में, उसी साल जिस साल आई, ये 1799 में, 1799 में, और ये 1801 में अवध, ठीक। और इसके टाइम पे क्या क्या हुआ, वो सेकेंड मराठा वॉर जो है वो भी इसी के टाइम पे हुआ, ठीक है। फोर्थ मैसूर वॉर जो है, मैसूर, वो भी इसके टाइम पे हुआ, जहाँ पर ट्रीटी ऑफ बसायन हुआ, ट्रीटी ऑफ बसायन, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं हम, 1802 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ट्रीटी ऑफ बसायन मतलब जो फोर्थ मराठा वॉर था किसके बीच में था, बाजीराव सेकंड वर्सेस ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में हुआ, ठीक। इतनी चीज़ें आपको मतलब कि वेलेस्ली के बारे में पता होनी चाहिए। सब्सिडियरी अलायंस तो ये आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछता है। और हाँ, डलहौजी के बारे में एक चीज़ तो हम लिखना मैं बताना भूल गया कि जो एक इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अवध इज़ लाइक अ चेरी, जो कि कभी भी ब्रिटिशर्स के मुंह में
गिरने वाली है। तो ये भी स्टेटमेंट पूछ लिया था कि किसने बोला था, तो ये बोला था डलहौसी ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड पूछा है, एक्वेरियम, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। तो आपको पता होगा मैन मेड तो यहाँ पे जो है एक्वेरियम ही हो सकता है। डेजर्ट को तो आप बना नहीं सकते, फॉरेस्ट को तो आप बना नहीं सकते, ग्रासलैंड तो आप कहीं से खड़े कर नहीं सकते। और वहीं हम इकोसिस्टम की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम जो है वो किसने टर्म दिया था, तो वो दिया था आर्थर तांसले ने। कब? 1935 में। इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? ये दिया था अर्नस्ट 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 हैकल हैकल ने। कब? 1866 में। वहीं बात करें कि फादर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो ये बोलते हैं रामदेव मिश्रा को। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको और क्या क्या पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पे बता देता हूँ, अगर ये मैनमेड है तो बाकी सब क्या होंगे, ये नेचुरल होंगे। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल और एक को बोलते हैं मैनमेड। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे, नेचुरल का तो समझ गया, अब डेजर्ट हो गया, है ना, और ये डेजर्ट हो गया, और हम क्या देखा, क्या क्या देख लिया हमने, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, हाँ ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट एक्वेरियम देख ही लिया आपने। साथ में आपने ये क्या बोलते हैं, जो अभी अब न्यूज़ में चल रहा है वानतारा, तो वानतारा की तरह से क्या है, वो भी एक तरह से मैन मेड ही है ना। नेशनल पार्क जो होते हैं ये सब, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या होते हैं, ये मैन मेड ही तो होते हैं, जहाँ पे मतलब कि स्पेसिफिकली या तो फ्लोरा के लिए, तो फौना के लिए, या तो दोनों के लिए हम लोग एंडेंजर स्पीशीज़ वगैरह को या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वगैरह को संभाल के रखते हैं। तो वो क्या है, वो मैन मेड ही हैं, एक तरह से इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ रखनी है आपको ध्यान। ठीक है, चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वुमेन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट इन जून 2022? स्मृति मंदाना, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा या फिर मिथाली राज। तो इसका आंसर तो आपको बताना चाहिए, इसका आंसर है मिथाली राज। ठीक है, स्मृति मंदाना तो अभी रिटायर हुई नहीं है, ये तो अभी भी खेल रही है। झूलन गोस्वामी रिटायर हो गई है, लेकिन ये फास्ट बॉलर थी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अंजुम चोपड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाली राज। इनके नाम ही वुमेन में सबसे ज़्यादा रन्स हैं, मोस्ट रन्स। ठीक है, और क्रिकेट के बारे में तो वैसे हम सब कुछ देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको मतलब हल्का सा हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि अम, चलो ये बाद में देख लेते हैं, है ना। क्रिकेट के बारे में आगे कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें देख लेंगे। बाकी तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अभी तक कोई वर्ल्ड कप जीती नहीं है। ठीक है, और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन जीती है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन में कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑनर्ड वाणी जयराम विद द एम.एस. सुब्बलक्ष्मी अवार्ड फॉर 2019? तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी अवार्ड जो है वो कहाँ का है, बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे। और 2019 में किसको मिला है, ये वाणी जयराम को मिला है। ठीक है, ये चीज़ भी आप नोट कर लो। तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी अवार्ड किसका है, तमिलनाडु का है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कौन है, ये क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। दो तरह के म्यूज़िक होते हैं, आपको पता है, एक नॉर्थ साइड में होता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, और साउथ साइड में जो होता है जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका वाले रीजन में, इसमें बोलते हैं कर्नाटिक म्यूजिक। और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ये पहले म्यूजिशियन थी जिनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था, 1998 में मिला था। सेकंड कौन थे, सेकंड थे रविशंकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फादर किसको बोलते हैं, ये आप मुझे बता दीजिए, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। अच्छा चलो, फादर मैं बता देता हूँ। फादर बोलते हैं पुरंदर दास, पुरंदर दास। एक होते हैं ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक,
जैसे त्रिरत्न नवरत्न होते हैं ना, वैसे ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ये कौन 3 लोग हैं, ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, 1 2 3 लोग हैं, कौन कौन है ये आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन इन इंडिया रिसीव लेस रेनफॉल इन समर। क्या पूछा, लेस रेनफॉल इन समर, समर में बारिश नहीं होती, बट हैवी रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून या फिर रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो आपको पता होना चाहिए, जब मानसून आता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो अरावली माउंटेन है, ठीक है, तो जो एक मानसून आता है वो इस तरह से आता है, यहाँ से आता है ना, और इधर वेस्टर्न घाट है, आपको पता है इधर वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है, ठीक है, और फिर इधर तो बारिश करता नहीं है क्योंकि अरावली है, तो इस साइड क्या है, डेजर्ट है, ये हमको पता है ना। और फिर जो है ये जून जुलाई में आता और धीरे धीरे जुलाई 15 तक ये लोग ये जो है नॉर्थन प्लेन्स जो हैं, यहाँ पे जो नॉर्थन प्लेन्स हैं यहाँ पे कर देता है बारिश। यहाँ पे भी हिमालय हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कर देता है बारिश। लेकिन यहाँ पे जब बात कर रहे हैं वो रिट्रीटिंग मानसून की कर रहे हैं। रिट्रीटिंग मानसून की मतलब कि जब यहाँ से जो मेडिटेरेनियन सी से जो विंड्स, जो जेट स्ट्रीम्स आती हैं, उसकी वजह से जो है मानसून रिट्रीट करता है, या फिर एक टाइम बाद जब लौटता है तो लौटते समय आपको पता है सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो इधर से इस तरफ आते हुए तो ईस्टर्न घाट साइड में करता है, ठीक है। इधर इस साइड जो है ये जो पोर्शन है यहाँ पे समर ड्राई रहती है और विंटर में होती है बारिश, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस साइड में क्या है, ये कौन सा रीजन है, ये है ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ठीक है। मैंने शायद मैप लगा रखा है, मैं मैप के थ्रू समझाता हूँ एक बार। तो ये देखो, ऐसे समझो आप, इस तरीके से, ठीक है। ये मानसून गया और रोटेटिंग मानसून जो है जब आएगा तो इस साइड से आएगा, इधर से आएगा ऐसे, ठीक है। आते सबसे पहले ये जो आंध्र प्रदेश है यहाँ बारिश होगी, यहाँ तमिलनाडु साइड में बारिश होगी, तमिलनाडु तो यहाँ पे ना, सॉरी, इस साइड में बारिश होगी तमिलनाडु, इधर आंध्र साइड में बारिश होगी, ठीक है। तो ये जो स्टेट हैं ये विंटर में सबसे पहले जो है बारिश का प्रकोप सहते हैं, या विंटर में यहाँ पे बारिश होती है। और थोड़ा सा डेमोग्राफी का मेन रोल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरावली हो गए, सॉरी, अरावलीज हो गए, यहाँ पे हिमालय हो गए, है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गए, यहाँ पे ईस्टर्न घाट हो गए। तो आपको पता है जब मानसून आता है तो ये वेस्टर्न घाट की वजह से जो है इस साइड ये जो ये है ये रेन शैडो एरिया बन जाता है, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती, इस साइड जो है क्या बोलते हैं, जो बारिश की लहरें वो नहीं पहुँचती, तो वो ऐसे निकल जाती हैं। और इधर अरावली है तो सीधा मतलब कि इस साइड भी नहीं जा पाती, समझ रहे हो, इस साइड भी रेन डेफिशिएंट एरिया हो जाता है, तो यहाँ पर डेजर्ट है, इसी का मेन रीज़न यही है, ठीक है। तो इस साइड निकल पाती हैं, फिर यहाँ पर बारिश होती हैं, फिर यहाँ से जेट स्ट्रीम आएंगी मेडिटेरियन ओशियन से, ठीक है, उनको जैसे लोकली जो है राजस्थान में उसको मावट बोलते हैं, ये चीज़ आपने देखी होगी। फिर जब मानसून जब लौटता है तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो यहाँ पे होती है मौसिन राम में, गारो खासी जयंतिया हिल्स में, ठीक है। मौसिन राम जो एक प्लेस है मेघालय में, सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है, ठीक है। फिर ये लौटते समय इस साइड से आती हैं, ईस्टर्न घाट से होते हुए आती हैं, ठीक है। और फिर आपको पता होगा कि इसी टाइम पे जो है यहाँ पे टाइफून वगैरह जो है, ये बवंडर वगैरह जो है बनने की संभावना हो जाती है। इतनी सारी चीज़ें आप ज्योग्राफी में देखते हैं, अभी मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि फिर हम थोड़ा सा टाइम और कंज्यूम कर लेंगे। बस आपको चीज़ें थोड़ा सा मैंने आपको वो हिंट दे दी है एक तरह से कि किस तरह से ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है कि आपको स्पोर्ट्समैन और क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स को लिंक करना है, ठीक है। तो आपको ये तो नाम पता ही है, लक्ष्य सेन किससे रिलेटेड है, ये है बैडमिंटन से रिलेटेड। 1 का 2 हो जाएगा, ए का 2 कहाँ है, ए का 2 एक ही ऑप्शन में, तो एक ही आंसर के थ्रू आप कर सकते थे, ठीक है। वहीं हम बात करें रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की, ये किससे रिलेटेड है, ये है चेस से रिलेटेड, सुर्खियों में रहते हैं। इन्होंने जो नंबर 1 पे हैं कार्लस, उनको भी हराया है। और अभी जो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप कौन बने हैं, ये डी गुकेश जो हैं वो बने हैं, ठीक है। निखत जरीन जो हैं ये किस में है, ये बॉक्सिंग से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और रुद्रांश पाटिल जो हैं वो शूटिंग से हैं,
ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये तो मतलब यंग नाम है जो कि मतलब कि नॉर्मली न्यूज़ में रहते ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अच्छा, टर्म पूछ लेता है, जैसे गैम्बिट हो गया, है ना, ये किस किस से रिलेटेड है। जैसे ड्यूस हो गया, ड्यूस किससे है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन से और कौन कौन सी टर्म रिलेटेड है, लव, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है ना। और चेक, है ना, मेट, ये सब किससे हैं, चेस से रिलेटेड है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और कौन सा स्पोर्ट था वो भी देख लेते हैं हम। और ठीक है, बॉक्सिंग का अंडर आर्म वगैरह जो है, आपने टर्म सुनी होगी, ये सब जो है, नॉकआउट, ये सब क्या है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम। फिर से इकोसिस्टम का क्वेश्चन आ गया, तो इस बार जो है हम थोड़ा क्लैरिटी से देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम के बहुत सारे टाइप्स हैं अलग अलग बेसिस पे। जैसे कि हमने देखा जो क्या बोलते हैं, मैन मेड और नेचुरल है, वो भी एक टाइप है। वैसे ही एक एक टाइप है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, जो कि मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले, और जो एक्वेटिक मतलब ये पानी में रहने वाले। वैसे एक और है लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, और देखें इसी को बोलते हैं बायोटिक, इसी को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये चीज़ भी है इकोसिस्टम। और अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो ये सर्कल बनता है, सर्कल कैसा बनता, सर्कल के कहने का मतलब क्या है, जो भी इकोसिस्टम होता है वो एक साइकिल फॉलो करता है। साइकिल कैसे की जाता है, मतलब कि सपोज मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है वो ग्रास है। ग्रास खाना बनाएगा, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। ग्रास हॉपर को मान लो फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को मान लो स्नेक खा लेता है, स्नेक को मान लो ईगल खा लेता है। ठीक है, और फिर जब ईगल मर जाएगा तो वापस वो घास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू घास में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक साइकिल बन गया, है ना। अब इस साइकिल को बोलते हैं हम फूड चेन। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, एक जो साइकिल है उसको बोलते हैं फूड चेन। और ये दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेजिंग, एक होती है डेट्रीटस। अब नाम समझ जाओ, जो हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जो कि मतलब कि डेड और डिकेइंग पे जो आक्रमण करते हैं, उसको बोलते हैं डेट्रीटस। और जो ग्रेजिंग है उसमें दो आ जाएंगे, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, फूड चेन की। और मल्टीपल फूड चेन मिला के बनाती हैं फूड वेब। अब आप बोलोगे कि फूड वेब कैसे बन रहा है। अब फूड वेब हम समझाता हूँ। मान लेते हैं फ्रॉग को सीधा ईगल ने खा लिया। ठीक है, और ईगल को मान लो किसी मतलब किसी और चीज़ ने खा लिया है, या फिर वल्चर ने खा लिया, वल्चर मान लो। तो मतलब कि इसमें स्नेक का रोल रहा नहीं, एक और ये अलग साइकिल बन गई। इसको इसने खाया, इसने खाया, इसने यहाँ से खाया, इसने इसने। ठीक है, मान लो ग्रासहॉपर को जो है फ्रॉग ने ना खा के लिजार्ड ने खाया। लिजर्ड को किसने खाया, लिजर्ड को किसी और चीज़ ने खाया, मान लो ईगल ही मान लो, ईगल ने खाया, फिर ईगल को वल्चर ने खाया, तो ये एक और साइकिल बन गई, अलग साइकिल बन गई ना। तो ऐसे मल्टीपल जो साइकिल हैं वो जब जब हमको उनको फिगर में रखते हैं तो उसको फूड वेब बोलते हैं। जैसे आपने मकड़ी का जाल देखा है ना, मकड़ी के जाल में क्या है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से कनेक्शन यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से यहाँ से भी, यहाँ से भी है, या फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तब भी यहाँ रास्ता है। तो ये फूड वेब एक तरह से ये सेम साइकिल है। मल्टीपल साइकिल्स को हम बोलते हैं फूड वेब। वहीं हम एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक जो फूड चेन होती है, हम तीनों देख लेते हैं। एक बार हम डेट्रिटस भी देख लेते हैं और एक्वेटिक भी देख लेते हैं। तो एक्वेटिक में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जैसे कि एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, जो सूरज से रोशनी लेके खाना बनाते हैं। ठीक है, फिर उन पे जो डेरा डालते हैं वो है फूड जू प्लैंक्टन, और उसके बाद उनको खाते हैं स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को खाती हैं बिग फिशेस। तो ये है एक्वेटिक बिग फिशेस,
एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। वहीं हम डेट्रिटस की बात करें तो उसको बोलते हैं DFC, डेट्रिटस फूड चेन। इसका फुल फॉर्म एक बार पूछ लिया था SSC सीजीएल ने, डेट्रिटस फूड चेन, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब ये जो चेन है, ये मैंने आपको बताया डेड और डिकेइंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, तो अब प्रोसेस मैं बताता हूँ। प्रोसेस के जो है 5 स्टेप हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। प्रोसेस है, प्रोसेस जो है वो 5 स्टेप में काम करता है, 5 स्टेप्स में। पहला स्टेप जो है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, मान लो जो ईगल जो है वो मर गया, वो पड़ा हुआ है, तो उसको क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको छोटे पीसेस में तोड़ेंगे पहले, ठीक है। सेकंड, उसके बाद जो है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल या वाटर में मिक्स होंगे, अंदर अंदर पहुंचेंगे, ठीक है। उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा, ठीक है। इसी पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वही काम करता है, ठीक। मतलब राइजोपस जो है वो सब, राइजोबस जो है वो सब इसी पे काम करते हैं। फोर्थ, इसके बाद आ गया ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब कि ह्यूमस का फॉर्मेशन होना। ह्यूमस क्या होता है, डार्क अमॉर्फस जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो होता है जो टॉप सॉइल को जो है मतलब कि न्यूट्रिएंट से भर देता है। और पांचवें में क्या है, मिनरलाइजेशन। जो मिनरल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, वो ज़मीन में पहुंच जाएंगी, जो जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, है ना। ये जो है न्यूट्रिएंट जो है ये मिल जाएंगे। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं आपके डेट्रिटस फूड चेन के, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वहीं हम बात करें, चलो ये हम अगली बार बात कर लेंगे। मैं बेसिकली आपको डिकम्पोजिशन और इसके बारे में बताना चाहता कि डिकम्पोजिशन जो है फास्ट तब होता है जब जो है सॉइल जो है वो नाइट्रोजन में रिच हो, तो जो डिकम्पोजिशन है फास्ट होगा। लेकिन अगर वो चिटिन और लिग्निन में कंपोज होगी, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होगा। साथ साथ टेम्परेचर अगर हाई रहता है तो डिकम्पोजिशन भी हाई रहता है, ये भी पूछ लेता है, तो इस चीज़ का रखेंगे ध्यान। अगली बार मैं ये चीज़ आपको डिटेल में लिखवा दूंगा, ठीक है। पहली बार ये टॉपिक आया है इसलिए मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ दे दिया एक तरह से, तो ये चीज़ आपको रखनी है याद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट? तो कौन से स्टेट के लिए था, तो ये था उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। इतनी सी चीज़ रखेंगे आप याद, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपको पता होना चाहिए, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। एक तो हमने DPSP लिया है ना। हमने प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका मेथड लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ले रखा राज्यसभा का, ये भी यहीं से लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने यहीं से लिया है। हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला बताया है। एस से जॉइंट सिटिंग, ठीक है। TRS से ट्रेड एंड कॉमर्स, और L से लिस्ट जो कि है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप रखेंगे याद। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, कहाँ से लिया है, USA से लिया है, US से लिया है। और रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है, UK से लिया है। और क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ से ली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। US से हमने और क्या क्या लिया है, मैंने अभी पिछली बार देखा था हमने, जब PIL यहीं से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो भी यहीं से ली है। जुडिशियल रिव्यू वो भी यहीं से लिया है, ठीक है। और इम्पीचमेंट ले रखा है हमने यहाँ से, किस किस का, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट भी हमने यहीं से लिया है।
यूके की बात करें तो हमने यहाँ से रेट लिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप ली है, सिंगल एकल नागरिकता सिटीजनशिप, ठीक है। बाइकैमरलिज्म लिखा है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, समझ जाएंगे आप। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे बिना बोले, ठीक है। और हम दो और देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको और पूछ लेता हूँ, जैसे कि बताओ जर्मनी से क्या क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है, और साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, ठीक है। ये आप मुझे बता दोगे। चलते हैं आगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया comprises the चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन डैश नंबर ऑफ अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 37, 35, 38 या 33। तो क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, उससे पहले जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और साउथ अफ्रीका से क्या है? हमने अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया है, अमेंडमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कुछ केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस जिन्होंने मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे हैं वैसे, तो मैं 3 बता देता हूँ आपको मेन मेन। जैसे पहला था जैसे मिनर्वा, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। कब का है ये? 1980 का है। क्या बोलता है ये? बोलता है, इसका बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक जो ढांचा है उसने इसमें हेल्प की, और इसने रिवाइव करने में हेल्प करी। किसका? रिवाइवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया, उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज फॉर्म ऑन द बेडरॉक बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। कॉन्स्टिट्यूशन इज formed on bedrock balance of between fundamental rights and DPSP, ठीक। फिर उसके बाद अगला केस आता है केशवनंद भारती, केशवानंदा भारती केस। सेकंड जो है केशवानंदा भारती केस, जो कि था 1973, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें 13 जज की बेंच बैठी थी, ठीक है। और इसने सिंपल सिंपल सीधा सीधा आपको बताऊं तो इसने बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए बेसिक स्ट्रक्चर जो है कैन नॉट बी अमेंडेड। आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंड कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये बोला केशवानंदा भारती केस ने। थर्ड हम बात करते हैं शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद जो केस हुआ ये भी 1951 में, ठीक है। इसने भी यही बोला, इसने क्या बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स पे आप अमेंडमेंट कर रहे हो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, उसको हक दे दिया पार्लियामेंट को। तो ये बोला शंकरी प्रसाद केस ने। ये 3 केस हैं बेसिकली, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कितने हाई कोर्ट्स हैं अभी तक, ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आप मुझे बता देंगे, ठीक है। और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा था ये भी आप मुझे बता देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। रंजना गौहर वॉज अवॉर्डेड दी पद्मश्री अवार्ड इन 2003। ये पहली बात याद रखनी है कि 2003 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। किस डांस फॉर्म में? कुचिपुड़ी में, सत्रिया में, उड़ीसी में, मणिपुरी में। तो आपको पता है कुचिपुड़ी का कहाँ का है? ये आंध्रा का है। इसके बारे में हम सारे इसके कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ देख हैं। सत्रिया की बात करें, सत्रिया कहाँ का है? आसाम का है। हमें पता है, क्या पता है कि ये लेटेस्ट था, 2000 में ऐड हुआ था क्लासिकल डांस में, ठीक है। शंकर देव इसके फाउंडर थे, ठीक है। और इन्होंने बोर गीत लिखे थे,
ठीक है। और इसके फॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे इसके फॉर्म है जैसे कि भावना हो गया, अंकीय नाट हो गया, भावना अंकीय नाट हो गया, ठीक है, ये है। और मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी के बारे में हम जानते हैं कि इंट्रोवर्टेड डांस फॉर्म है। इसमें जो ये जो डांस होता है इसमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, ठीक है। और इसके फॉर्म कौन कौन से हैं, जागोई और चोलम है। जो चोलम है वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है, जो कि पुंग एक इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ उसका परफॉर्म किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसी, ठीक है। अब उड़ीसी के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है तो उड़ीसी का हम देख लेते हैं। पहली बात तो क्या है, इसके फादर किसको बोलते हैं, फादर ऑफ उड़ीसी, ठीक है। तो इसके फादर को बोलते हैं पंकज चरण दास को, पंकज चरण दास। और एक आपने सुना होगा पखवाज इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी उड़ीसी से ही संबंधित है, तो ये भी पता होना चाहिए, पखवाज, ठीक है। और अगर आप किसी भी नाम में मोहापात्रा या मोहंती देखें तो आप समझ जाएं कि वो जो नाम है वो जो है उड़ीसी से संबंधित होगा, जैसे कि केलुचरण मोहपात्रा। और इसके कंपोनेंट्स हम कैसे याद करते हैं, कंपोनेंट्स हम याद करते हैं भूटान के प्रधान, ठीक है, माधवी से मिले, तो ये बात विजय ने संजू और साहू को बताकर पूरे तालुके तालुका मतलब जगह, रीजन में फैला दी। ये ट्रिक है कंपोनेंट्स ऑफ ओडिसी याद करने की। भूटान से हो जाएंगे हमारे शगुन भूटानी, ठीक है। प्रधान से हो जाएंगे गंगाधर प्रधान, ठीक है। माधवी से हो जाएंगे माधवी मुडगल, विजय से विजयनी सत्यपति, संजू से संजुक्ता पानीग्राही, साहू से सुधाकर साहू और तालुका से सुतापा तालुकदार, और एक अभी आप नाम देख ही लिया है, क्या, रंजना गौहर। तो ये नाम भी आप कर लेंगे याद, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है हु वॉन द पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन आर्करी, तीरंदाजी में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो आर्करी है, यह जो धनुष बाण है ना, ये किसके किंगडम के सिंबल थे, चेरा के, ठीक है। चलो इसे छोड़ो। फॉर इंडिया एट टोक्यो इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया था, ये भी पता होना चाहिए, चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया था जेवलिन में, ठीक है। और 7 अगस्त को हम जेवलिन डे सेलिब्रेट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसने पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था आर्करी में, अतानु दास, प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी या हरविंदर सिंह। तो ये हैं हमारे हरविंदर सिंह, इसका आंसर हो जाए, ये रखना है आपको याद, ठीक। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्लियर। पोस्ट इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात हो रही है। द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी, बिल्कुल गलत। द प्रोपोर्शन ऑफ बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी हैज सिग्निफिकेंटली, बिल्कुल गलत। कहाँ बढ़ा है एग्रीकल्चर में, तो उल्टा कम ही हो गया है। द प्रोपोर्शन ऑफ द बोथ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, ये भी गलत। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द
डिक्लाइन, बिल्कुल सही बात है, बट नॉट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलती है किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कि लोग तो ज़्यादा लगे हुए हैं लेकिन उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है एम्प्लॉयमेंट वो है ज़ीरो। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आंसर हमारा हो जाएगा सही। चलिए, अब हमें पता है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो सेक्टर की, 3 तरह के सेक्टर देखने को मिलते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब इन तीनों का 3 तरह के सेक्टर होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन इन तीनों का डिफरेंस क्या है और क्या मतलब है। प्राइमरी मतलब जो है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है या जो नेचर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, है डोमेस्टिफिकेशन हो गया, एनिमल्स का ब्रीडिंग हो गया, है मुर्गी पालन हो गया, ये सब क्या है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। वहीं सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मतलब हम गेहूँ क्या बोलते हैं, गेहूँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो तो प्राइमरी में आ गया क्योंकि वो नेचर से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम गेहूँ से ब्रेड बना रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, गेहूँ से हम मैदा बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, है ना। मैदा से हम आगे ब्रेड बना रहे हैं या फिर कुछ और बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, टोस्ट बना रहे हैं, फलाना ढिकाना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। और टर्शरी में आ गया सर्विस देना। ठीक है, सर्विसिंग, जैसे कि बैंकिंग एक तरह की सर्विस है, टीचिंग एक तरह की सर्विस है ना। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये टर्शरी के अंदर आ जाएंगे। सेकंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये कि प्राइमरी सेक्टर को ही हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स, और सेकेंडरी को हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, और टर्शरी को हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। और टर्शरी वाले एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये इनटेंजिबल इन नेचर है। इनटेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक तरह की सर्विस दे रहा हूँ, क्या आप इस सर्विस को छू सकते हैं, नहीं छू सकते। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी कंट्रीब्यूशन की। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो कितना, और जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट है 57.3%, मतलब कि आधे से ज़्यादा जनता जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो ओनली 14% है। वहीं हम सेकेंडरी की बात करें तो 24.3% इन्वॉल्व है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो 19% है। टर्शरी सेक्टर में ओनली 18.6% हैं, लेकिन इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो 60% ऑफ द इकोनॉमी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा जनता जो है प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, लेकिन उसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। सबसे कम जनता जो है टर्शरी में है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। एक क्विनरी भी होता है, एक क्वाटरनरी भी होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, उस जब हम आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तब हम आगे भी देख लेंगे कि क्विनरी सेक्टर क्या होता है और क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच पोर्ट इज डेवलप्ड एज दिस सैटेलाइट पोर्ट, मरमगांव, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, हल्दिया या फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट पोर्ट कौन सा है, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्लियर। और बाकी हम पोर्ट एक बार देख लेते हैं पूरे नक्शे में भारत के। तो ये हैं पोर्ट्स। गुजरात में है कांडला पोर्ट, ठीक, और महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट, और जेएनपीटी मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसकी हम बात करें जो सैटेलाइट पोर्ट है ये है। गोवा में है मरमगांव पोर्ट, फिर ये है मैंगलोर पोर्ट, ये कोची जिसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, और तमिलनाडु में है तूतीकोरिन। तमिलनाडु में बेसिकली 3 है। तमिलनाडु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स, मार्क कर लो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, 3। कौन कौन से, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर। एन्नोर जो है वो प्राइवेटाइज या कॉर्पोरेट पहला पोर्ट है, कॉर्पोरेट
पोर्ट है भारत का, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम आंध्रा की बात करते हैं तो आंध्रा में आएगा विशाखापट्टनम वाला, ठीक है। और पारादीप कोलकाता, ये पोर्ट है। कोलकाता हमारा पहला पोर्ट था, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। कितने हो गए? कोई मिसिंग है? मुझे लगता है कोई मिसिंग दिख रहा है मुझे यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 1 2 मिसिंग है। कौन कौन सा? पारादीप, हुगली, हुगली वाला, ठीक है। चलो अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मिसिंग है, तो फिर हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं आगे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन पूछता है विच पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड इज वाइट crystalline powder used in fire extinguisher and to neutralize the acid and base। तो सिंपल सी बात, उसने सिंपल सीधा सीधा आपसे पूछ लिया कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपाउंड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, ये आपसे उसने सीधा सीधा पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं NaHCO3, ठीक है। और ये एंटासिड के तौर पे काम करता है, इनो वगैरह में, एंटा एसिड में, और बेकिंग पाउडर में भी ये काम करता है। और तीसरा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में, ये तो यहाँ पे दे दिया। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका कैसे बनता है ये। तो जब हम NaCl और H2O, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का जो रिएक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ करते हैं, NH3 के साथ करते हैं, तब हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक प्रोडक्ट मिलता है NH4Cl, ठीक। तो ये क्या, अमोनिया, और ये है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, क्लियर। और तो कुछ नहीं, आगे हम फिर देख लेंगे जो क्या बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस वगैरह जो हैं, जो बेकिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, जो ये सब हैं, सब हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी इतनी ज़रूरत इसकी नहीं है। चलते हैं आगे 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन पूछता है कि छठ पूजा जो है वो कहाँ सेलिब्रेट होती है। ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं, तो ये चीज़ तो आपको रट जानी चाहिए कि छठ पूजा जो है, पहली बात तो सूर्य भगवान के लिए की जाती है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, सूर्य भगवान और उनकी वाइफ जो है माता उषा के लिए की जाती है, ठीक है ये चीज़। अच्छा ठीक, चलो वापस मैं एक बार वो देख लेते हैं हम। याद आ गया मुझे, कौन सा पोर्ट था, हल्दिया पोर्ट मिसिंग था वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ही है हल्दिया पोर्ट, एकदम हल्दिया पोर्ट, जिसको हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं, डायमंड हार्बर, ठीक है। और कांडला पोर्ट को ही हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं, ये भी पता होना चाहिए, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। टाइटल पोर्ट है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अच्छा हाँ, JNPT का नाम नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसका नया नाम, इसका जो नया नाम है इसका है नावा शिवा, नावा शिवा पोर्ट, ठीक है ये चीज़। और और मैंने क्या क्या नहीं बताया था। अच्छा, विशाखापट्टनम जो है वो लार्जेस्ट नहीं, डीपेस्ट लैंडलॉक है ना। एक मिनट, डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है ये, सॉरी, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। मैंने ये तो बता दिया था कि कोलकाता वाला जो है सबसे ओल्डेस्ट है ना। ये चीज़ पता होनी चाहिए कब बना था, 1870s के आसपास बना था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है इसका, 1870s के आसपास ये बना था, ठीक है। इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। चलते हैं वापस, ठीक है। ये हम किस क्वेश्चन पे थे, इस पे छठ पूजा के ऊपर थे। तो छठ पूजा तो मैंने आपको बता ही दिया था, कहाँ की फेस्टिवल है, बिहार की, हम ये बार बार देख चुके हैं, ठीक है। और ये छठ का मतलब होता है 6 तो दिवाली के 6 दिन बाद ये मनाई जाती है, ठीक है। चलते हैं आगे। विंध्या शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो विंध्या शक्ति किसके फाउंडर थे, ये क्वेश्चन जो है ये मतलब कि
ये नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं ये इनसे बहुत पूछे जा रहे हैं, पल्लव, मौखरी और वाकाटका और चालुक्य। तो ये किसका फाउंडर था? ये वाकाटका था, वाकाटका था, वाकाटका किंगडम का फाउंडर था। और इसके बारे में पता है, एक राजा जो है रुद्रदेव सेकंड, जिन्होंने प्रभावती गुप्ता से शादी करी थी, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी से। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। और हम किंगडम्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार इनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको पता होना चाहिए, गुप्ता पैर यहाँ पे था, कन्नौज भी यहीं पे था, ठीक है, मौर्य यहाँ पे था, पाल यहाँ पे, पाल, सोलंकी, चालुक्यास, मैत्रक सब यहीं पे थे। ठीक है, इसके बाद आते रहे। मराठा यहाँ पे था, ये पता होना चाहिए। काकतीय यहाँ पे था, विजयनगर, विजयनगर के ऊपर यहाँ पे था बहमानी, बाद में आ गया था बहमानी किंगडम। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जिसको किसने हराया था? दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया था उसने हरा के। कौन रूलर था वो? चोला, चेरा देख लिया हमने। ठीक है, अहोम के बारे में इतना पता पूछता नहीं है। ठीक है, और मेवाड़ आपको पता ही है, सिख किंगडम यहाँ पे था। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ क्या हुई थी? सतलज के इंडस, ब्रिटिश सरकार के साथ। जो महाराजा रणजीत सिंह जब ख़त्म हो गए थे, तो वो फिर ब्रिटिशर्स ने धोखा देके गेम खेल के हमला कर दिया था वापस। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कन्नौज के बारे, कन्नौज से रिलेटेड ही जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो हुई थी, ये पता होना चाहिए। 790 AD में, 790 AD में किसके बीच में? पाल के बीच में, गुर्जर प्रतिहार के बीच में, और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, इन तीनों के बीच में हुई थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। विच इंडियन सिंगर रोट राग सरिता? केसरबाई केलकर, बाला साहेब पूंछवाले, या फिर कुमार गंधर्व, या फिर चिंतामन रघुनाथ व्यास? ये लिखा है चिंतामन रघुनाथ व्यास ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और क्या क्या बुक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जिनको मेन पूछता है। अभिज्ञान शकुंतलम पूछता है, जो कालिदास की है। मेघदूत भी कालिदास की है। ऋतु संहारा भी कालिदास की है। अहिहोल प्रशस्ति जो है वो रवि कीर्ति की है। ठीक है, अमर घोष जो है अमर सिम्हा की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं। अष्टध्यायी जो है पाणिनि की है। भट्टी काव्य भट्टी की है। बृहद संहिता वराहमिहिर की है। बुद्ध चरित्र जो है बुद्ध के बारे में जो है लिखी गई है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में, वो अशोक घोष ने लिखी, ये इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता जो है चरक ने लिखी है। इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। और फादर ऑफ सर्जरी किसको बोला जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं इनको। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाख दत्त ने लिखी है। विशाख दत्त ने और कौन सी लिखी है एक और, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गीता गोविंदम जयदेव ने लिखी है। लीलावती भास्कर ने लिखी है, ये पता होना चाहिए, ये पूछा गया है। और हमीरा महाकाव्य जो है नया चंद्र सूर्य ने लिखी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमने देखा है पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज रासो ऐसे कुछ नाम है ना इसका, नाम मुझे, चंद्र बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चंद्र बरदाई ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं एज्यूम करूँगा कि आपको इसमें से मैक्सिमम जो है वो पता होंगी। और हरिसेन जो थे उन्होंने क्या लिखा था? हरिसेन के द्वारा जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, चलते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड द अपराइजिंग ऑफ खुर्दा इन 1817 टेक प्लेस? तो अपराइजिंग ऑफ खुर्दा बोलो या उसको पाइका रिविलियन बोलो, बात एक ही है, दोनों चीज़ सेम है। तो ये कहाँ का है, मतलब किस स्टेट में हुआ था? तो पाइका रिविलियन जो हुआ था वो हुआ था उड़ीसा में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसके खिलाफ था? लैंड रिवेन्यू सिस्टम के खिलाफ था। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स द्वारा लगाया गया था। और कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए, जैसे सन्यासी रिवोल्ट हो गया। ठीक है, कब हुआ था? पहली बात तो ये हुआ था 1764 में। कहाँ? बिहार और बंगाल में। और कौन कौन इसके फाउंडर कह सकते हो आप? मंजू शाह हो गया, भवानी पाठक हो गया, देवी चौधरानी होगी।
मंजू शाह, भवानी पाठक, ठीक है। ये और इसको जो है किस राइटिंग में मेंशन किया गया था, तो वो आनंद मठ। हमने ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनता हुआ देखा है। किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे और देख लेते हैं। इंडिगो रिवोल्ट, अच्छा इंडिगो रिवोल्ट तो लास्ट में है, उससे पहले हम देख लेते हैं अहोम के बारे में। मुझे याद आ गया कि अहोम, अभी हम देख रहे थे अहोम रिवोल्ट कहाँ हुआ था। तो ये अभी आपने देखा कि कहाँ पे वो किंगडम था, वो था आसाम साइड में। कब हुआ था? 1828 में हुआ था। इसको मतलब किसने लीड किया था? तो वो थे गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, ठीक है। ऐसे एक पागलपंथी रिबेलियन हुआ था 1825 में, बंगाल में हुआ था। और इसमें थे करम शाह और उनका बेटा टीपू, ठीक। और फिर हम इंडिगो रिवोल्ट के बारे में तो हमें पता ही है, इसके बारे में तो हम बार बार क्वेश्चन बनते हुए देखते हैं। ये 1859 में हुआ, पहली बात। नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ, दूसरी बात, ठीक है। इसको लीड किया दिगंबर और विष्णु विश्वास ने, दोनों भाई थे, दिगंबर एंड विष्णु विश्वास, ठीक है। और इसको किसमें मेंशन किया गया था? तो इधर क्या बोलते हैं, नील दर्पण, नील दर्पण में इसका जिक्र हुआ, जो कि किसने लिखी? दीनबंधु मित्रा ने लिखी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, आज के 23rd क्वेश्चन पे। दिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बेसिकली, वॉज क्रिएटेड बिफोर इंडिपेंडेंस इन ईयर 1934। तो ये पहली बात तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1934 में आरबीआई जो है वो बना था। तो द रिकमेंडेशन टू क्रिएट अ सेंट्रल बैंक वॉज मेड बाय अ कमीशन कॉल्ड, किस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी? कोठारी, डॉक्टर राजा चेलिया कमीशन, या नारासिम्हा कमीशन, या फिर हिल्टन यंग कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। ये तो आपको पता होना चाहिए। और आरबीआई को हम क्या क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं, बैंक ऑफ बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 1934 में ही आरबीआई एक्ट आया था, उसके थ्रू बनी थी ये, ठीक है। और इस्टेब्लिश कब हुई थी? इस्टेब्लिश कब हुई थी और नेशनलाइज कब हुई थी? दो चीज़ आप मुझे बता देंगे। तो इस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और नेशनलाइज हुई थी 1 जनवरी 1949 को, 49। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ था आरबीआई का? तो पहले था कलकत्ता, कलकत्ता, फिर बाद में शिफ्ट कर दिया गया मद्रास, मुंबई, सॉरी, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में? हमें कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि इसके पहले गवर्नर कौन थे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी आरबीआई के बारे में। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? इंडियन गवर्नर कौन थे? और करंट में कौन है? ठीक, तो फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। लेकिन अगर वैसे पूछे कि सीडी देशमुख कौन से नंबर के गवर्नर थे, तो वो 3rd नंबर के थे, ये पता होना चाहिए। करंट में कौन है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। और पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है आरबीआई का। ये तो पूछा गया है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, है ना। क्या सिंबल है? बंगाल टाइगर। अपने आरबीआई का जो अमिताभ बच्चन जो बाबा ऐड करते हैं, है ना, उसका सिंबल बाबा देखते होगे, तो उसमें बंगाल टाइगर और पाम ट्री बना हुआ है, तो वही इसका सिंबल है। और ये पता होना चाहिए कि हर 2 मंथ में आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। और इसको करेंसी मेकर भी है, ये करेंसी भी यही बनाता है, लेकिन सिर्फ 1 रुपये का सिक्का नहीं बनाता, क्योंकि वो बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। इतनी सी चीज़ पता होनी चाहिए। और जो किस किस जगह पे जो 200 के 2000 के नोट है, 500 के नोट है, कहाँ बनते हैं, किस जगह पे बनते हैं, और कौन सी इंक जो है वो, उनमें कौन सी इंक लगती है और कहाँ से ली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये मैं आपका होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि ये आपको मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट तो ध्यान देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए थोड़ी सी आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको हर चीज़ तो नहीं बताऊँगा, मतलब बताऊँगा पर ये नहीं बताऊँगा कि स्टार्टिंग में सब कुछ बता दूँगा। थोड़ा सा आप सर्च करो, फिर मैं बाद में जब हम ये क्वेश्चन पे देखेंगे तब हम और डीप में चर्चा कर लेंगे, जिससे आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? मैंग्रोव्स में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, थॉर्न में, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन में? ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए सुंदरी ट्रीज जो हैं वो वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में कौन सी फॉरेस्ट देखने को मिलती है? मैंग्रोव, दलदलीय वन। ठीक है, लिटोरल फॉरेस्ट जिसे हम बोलते हैं। वहीं हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करें तो दो तरह की होती है, एक ड्राई और एक मॉइस्ट। ड्राई डेसिडुअस वहाँ पे होती है जहाँ पे 50 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिलती है, और 150 से 200 के बीच में अगर बारिश हो रही है तो वो मॉइस्ट डेसिडुअस होगी। यहाँ पे जो ट्रीज दिखते हैं वो कौन से? पलास हो गए, तेंदू हो गया। तेंदू से क्वेश्चन पूछा था कि बीड़ी किससे बनती है? तेंदू की लीफ से बनती है। टीक हो गया, साल ट्री हो गया। थॉर्न और स्टब्स की बात करें जहाँ पे बारिश जो है लेस देन 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे बाबुल, खेजड़ी, कैक्टस, ये ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जिसको बोलते हैं सदाबहार फॉरेस्ट, जिसमें जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। पेड़ कौन से देखने को मिलते हैं? इबोनी, रोसवुड और चिंचोना। चिंचोना से आपको पता है कि उसकी छाल से हम मलेरिया की दवाई बनाते हैं, क्यूनाइन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इंडिया का, कहाँ पे कौन कौन से हमें वो देखने को मिलते हैं, किस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन की अब बात करें, मैंने आपको बताया कि बारिश सबसे ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के इस साइड जो है हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखने को मिलता है, क्योंकि इस साइड जो है वो रेन डेफिशिएंट एरिया है। तो यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स की हाइट की वजह से जो है यहाँ पे बादल बारिश नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डेफिशिएंट एरिया है। तो यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे अरावली से आपको पता है, अरावली की साइड बारिश होती नहीं, तो इधर डेजर्ट देखने को मिलता है। तो डेजर्ट में कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा आपको? थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन फॉरेस्ट आपको पता है कि यहाँ देखने को मिलते हैं और यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वहीं ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉर्म होता है, जिसको हम मेघना बोलते हैं। और यहीं पे क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। यहीं पे सुंदरी ट्रीज देखने को मिलते हैं, एकदम कोस्टल इलाकों में ये देखने को मिलता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, बहुत यहाँ पे दलदली क्षेत्र जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो वहीं पे आपको सुंदरी ट्रीज जो हैं, सुंदरी ट्रीज तो बेसिकली यहीं पे वेस्ट बंगाल की स्पेशलिटी है, वहीं पे देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको वेजिटेशन के बारे में, आप थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा ओपन हो जाइए और थोड़ा उसके हिसाब से सोचिए कि जहाँ पर धुआंधार बारिश हो रही है वहाँ पर तो आपको एवरग्रीन देखने को मिलेगा ही, वो आपको पता है वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, और प्लस जो नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट बंगाल के आसपास जो इलाके हैं जहाँ पे जो है दबा के एकदम बारिश देखने को मिलती है, पेड़ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको इलाका मेघालय वगैरह जो है, ये सब इलाका जो है, त्रिपुरा वगैरह, मिजोरम वगैरह, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और डेजर्ट इलाकों में जहाँ पे मतलब कि बारिश बिल्कुल ना के बराबर है, वहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अच्छा, इसको डिनोट करने के लिए कोएपन क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं, तो वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, वेजिटेशन को दिखाने के लिए हम कोएपन क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो कोएपन ने कुछ क्लासिफिकेशन दिए थे, तो ये चीज़ आप जैसे, चलो ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब भी आएगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में मैंने आपको नोट करवा दिया, तो अगली बार जब हम डिस्कस करेंगे तो कम्प्लीटली इसको पूरी तरह देखेंगे। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द T20 इवेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन 2022 एंड 23? तो कौन, पहली बात तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपको पता है क्रिकेट से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। कौन जीता था? तो ये जीता था मुंबई, और सबसे मैक्सिमम बार कौन जीता? ये भी मुंबई ही जीती है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इस साल का IPL कौन जीता है? IPL जीता है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। मैक्सिमम टाइम कौन जीता है? मैक्सिमम टाइम मुंबई जीती है।
ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और चैम्पियंस ट्रॉफी भी हम जीते हैं, इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी, और T20 वर्ल्ड कप और टेस्ट वर्ल्ड कप जो है वो साउथ अफ्रीका जीती है, 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जीती है इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको हेल्पफुल लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा, और बहुत से न्यू फैक्ट्स जो हैं आपने इससे सीखे होंगे, ठीक है। और कुछ भी एडिशनल जानकारी जो है वो अगर आप ऐड करना चाहें, ऐड ऑन करना चाहें किसी क्वेश्चन में, तो वो आप क्वेश्चन नंबर और उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो इसी के साथ लेता हूँ मैं अलविदा। राधे राधे सभी को, मिलते हैं कल।